हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हमने अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड द बुक्स ऑफ बायर, किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सेलर और बायर अपने अपने बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करता है अलग अलग सिचुएशन में। तो कभी भी आप जो है वो एंट्री को रटने की कोशिश मत करना कि डिज़ॉनर का ऐसे होता है, या फिर अगर हम बिल कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं बैंक में या डिस्काउंट करवा रहे हैं तो उसका जर्नल एंट्री आप कभी भी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप जर्नल एंट्री रट नहीं पाओगे और जब आपका एग्जामिनेशन का समय आएगा तो उस समय आप एंट्री को भूल जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल से पहले भी जब आप घर पे बैठोगे, जब प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जामिनेशन का, उस समय भी बार बार आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि आप उस समय लगेगा कि आपका दिमाग में कोई कंसेप्ट है ही नहीं, किस तरीके से डेबिट क्रेडिट हो रहा है। अलग अलग जब सिचुएशन आपके सामने आता जाएगा तो आप सारे एंट्री को लगेगा कि सब कुछ एक साथ मिक्स हो गया है, कौन सा एंट्री किस में करे पता नहीं चल रहा है। तो कभी भी एंट्री को आप रटना मत, हमेशा समझने की कोशिश करना कि एंट्री कैसे होता है, तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उसे भी आप झेल पाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज जब आप एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन जो यहाँ आपको बता रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप पढ़ने को बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ नई बातें हैं इसमें जो हम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा तब होगा जब आप एंट्री को रटोगे, तो रटना नहीं है। यहाँ पर डिज़ॉनर ऑफ अ बिल का हम सबसे पहले आपको यहाँ पर मीनिंग समझाएंगे कि क्या होता है डिज़ॉनर ऑफ बिल, और एक एग्जाम्पल नंबर 1 to 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अलग अलग केस हमने इसमें देख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 से हम आपको डिज़ॉनर्ड का एंट्री भी समझाएंगे, किस तरीके से ये डिज़ॉनर्ड होता है और कैसे इसका एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं और किस तरीके से सारा काम इसमें होता है। चलिए देखिए, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, हम इसको थोड़ा सा एज अ कहानी टाइप से भी आपको बताएंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सारा बात थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बात अच्छे से याद रहे, समझ में आ जाए। सबसे पहले सारा चीज़ आपके फ्रेम में आना चाहिए। देखिए, कहानी वही है जो अब तक हम आपको बता रहे थे। सेलर है, बायर है, और कोई हो भी नहीं सकता है। अब क्या किया कि देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको और हम नीचे ले जाएंगे। बाकी एंट्री के लिए हमारे पास स्पेस रहे। ये हो गया सेलर और ये हो गया बायर। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर कि सेलर ने, या इसको हम नाम रख लेते हैं एक्स, सेलर का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स है और ये है आपका वाई। सेलर ने उधार में क्रेडिट में सामान बेचा बायर को, वाई को, सपोज ₹20,000 का, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का यहाँ पर उधार में क्रेडिट पे सामान बेचा एक्स ने वाई को, ठीक है, जिसमें से वाई ने इमीडिएट पे कर दिया। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, बिल्कुल हम उसी का स्टोरी आपको बता रहे हैं ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सारी बातों को जब हम यहाँ पर ले करके आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें से वाई ने यानी बायर ने इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया सेलर को। कितना पेमेंट कर दिया? 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये पे कर दिया। तो जब इमीडिएट या प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाता है तो सेलर क्या करता है, एक डिस्काउंट देता है बायर को, जिसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। जब तुरंत इमीडिएट पेमेंट कर दे, या फिर जैसा सेलर बोला है बायर को, कंडीशन रख दे, 1 सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे, सेलर बायर को कहता है कि अगर आप 10 दिन 15 दिन जैसा समय दे दे सेलर, उसके हिसाब से अगर पेमेंट कर दोगे तो सेलर बायर को एक डिस्काउंट देता है जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2% का कैश डिस्काउंट दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं सीडी, कैश डिस्काउंट हम शॉर्टकट में लिखते हैं
2% अगर 10,000 का करोगे, जितना प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाएगा, इमीडिएट पेमेंट किया जाएगा, उसी पर जो है कैश डिस्काउंट मिलता है। बाकी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पर होता है। तो डिस्काउंट है यहाँ पर CD यानी कैश डिस्काउंट 2% है। तो अगर 2% आप निकालोगे 10,000 का तो यह आएगा आपका 200 रुपया। तो बताइए कि डिस्काउंट यानी CD कितना हो गया आपका 200 रुपीज़। तो बायर जो है वो कितना कैश पेमेंट करेगा यहाँ पर सेलर को 9,800 रुपया यहाँ पर पेमेंट होगा। ये तो बात हो गई कैश वाले की। इसमें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका जो कैश पेमेंट हो जाता है वो तो नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। इसमें जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई ज़रूरत यहाँ पर लाने की नहीं है, यानी कोई भी यहाँ पर इसके लिए कोई बिल ड्रॉ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो कैश पेमेंट कर दिया गया है। तो बाकी जो बचा अमाउंट 10,000 तो पेमेंट हो गया, बाकी अमाउंट जो बचा 10,000 ये उधार में है क्योंकि 10,000 तो पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर 20,000 में जो बेचा गया था 10,000 पेमेंट हो गया है, तो उधार में कितना बेचा गया है 10,000 का। इसके लिए एक बिल ड्रॉ किया जाएगा। एक बिल ड्रॉ कर दिया, किसने ड्रॉ किया, एक्स ने मान लो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। एक्स ड्रॉ करता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। वाई अगर ड्रॉ करता है इसे तो प्रॉमिसरी नोट करते हैं। सारी बातें बता दी हैं। तो बिल जो है वो ड्रॉ हो गया है आपका 10,000 रुपीज़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल ड्रॉ हो गया 10,000 रुपीज़ का। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2014 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने सामान बेचा वाई को 20,000 का लेस 2% कैश डिस्काउंट। 2% बोलता है कैश डिस्काउंट। वाई पेड 50% प्राइस इमीडिएटली। वाई ने जो है वाई ने 50% 20,000 का 50% 10,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया, जिसपे 2% का कैश डिस्काउंट 10,000 का 2% 200 रुपये डिस्काउंट दिया गया, यानी एक्स ने वाई को डिस्काउंट दिया। एंड एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। और बैलेंस कितना बचा, 10,000 तो पेमेंट हुआ तो 10,000 रुपये बैलेंस बचा जिसका एक बिल ड्रॉ किया गया। ठीक है, एक्स ने ड्रॉ किया वाई के ऊपर और 2 महीने का इसका मैच्योरिटी डेट था। दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, और ये बिल नियमता यथावत वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी एक्स का भी इस पर साइन हो गया, वाई का भी इस पर साइन। वाई ने जैसे इस पर साइन किया मतलब वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट होगा इस बिल का, मतलब कि 1 जनवरी को ये मतलब सामान को बेचा गया, तो 1 जनवरी से 2 महीना बाद इसका मैच्योरिटी डेट होगा, यानी 2 महीने के बाद वाई जो है यानी बायर जो है वो एक्स को पेमेंट देगा। आराम से समझते हैं बात को। दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी हम ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकालेंगे और उस डेट को क्या हुआ, बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। एंड एक्स पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। सारी बात समझेंगे। एक्स जो है यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे किया और वाई जो है पेड कर दिया अमाउंट को चेक के थ्रू 10 दिन के बाद। तो बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करने। कहानी समझ रहे थे हम। 20,000 में से आपका 10,000 रुपया तो पे कर दिया कैश में, बाकी जनवरी में बेचा गया और 1 जनवरी को ये बिल ड्रॉ किया गया। 2 महीने का मैच्योरिटी डेट है, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी पहला मंथ और 1 फरवरी से 1 मार्च दूसरा मंथ और 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये हो गया आपका 4 मार्च 2014। आपके बुक में ईयर अलग हो सकता है, 2019 या 20 हो सकता है, तो ईयर आप देख लेना यहाँ पर। तो मैच्योरिटी डेट जो है वो 4 मार्च 2014 को यहाँ पर निकल के आया। ठीक बात। अब इस डेट को पैसा देना था 10,000 रुपये। ये जो बिल है ना, ये 10,000 का बिल जो है इसका पैसा 4 मार्च 2014 को एक्स को देना था, लेकिन ये इस बिल का पैसा 4 मार्च यानी वाई ने 4 मार्च को इस बिल का पैसा एक्स को नहीं दिया, तो इसी को हम बोलते हैं डिसऑनर्ड होना। डिसऑनर ऑफ अ बिल, यानी इस बिल का पैसा 4 मार्च को वाई देता किसको, एक्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 4 मार्च को नहीं दिया। अच्छा, तो डिसऑनर क्यों बोलते हैं इसको? देखिए, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और ये बिल कानून के नज़र में इसकी मान्यता है। कानून के नज़र में ये एक वैलिड पेपर है,
ये बिल एक वैलिड पेपर है। तो और ये बिल किसके अंदर आता है, किस एक्ट के अंदर आता है? तो ये बिल जो आता है, एक मिनट, ये बिल जो आता है वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत इस बिल को बनाया गया है। वो बिल इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आता है। मतलब इस बिल को कौन सा एक्ट गवर्न कर रहा है? तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और इस बिल का ऑनर, अभी डिसऑनर को हटा दो, इस बिल का ऑनर यानी सम्मान कब होता? इस बिल का सम्मान तब होता, ऑनर तब होता, जब मैच्योरिटी डेट के दिन बायर इस बिल का पैसा इसे एक्स को दे देता। तो मतलब इस बिल का सम्मान रखता, इस बिल का ऑनर रखता, मतलब उस एक्ट का ऑनर रखता, उस एक्ट का सम्मान रखता जिसके तहत इस बिल को बनाया गया है, यानी इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये सम्मान करता अगर टाइम पर मैच्योरिटी डेट के दिन वाई जो है एक्स को पेमेंट कर देता। लेकिन क्या हुआ कि वाई जो है 4 मार्च मैच्योरिटी डेट के दिन वाई जो है वो एक्स को पैसा नहीं दिया, तो मतलब कि ये बिल डिसऑनर्ड हो गया। मतलब वाई ने इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसके तहत इस बिल को बनाया गया है या इसके अंदर ये बिल आता है, उस कानून का इज्जत नहीं किया। इसीलिए बोलते हैं इस बिल का डिसऑनर्ड किया, यानी ऑनर यानी सम्मान नहीं किया। कौन नहीं किया? वाई ने किया। तो इसके लिए बोलिए कि जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वाई है। एक्स ने सामान बेचा, बेचना ही था, सही बात है। वाई को मैं एक मिनट, वाई क्या हो गया यहाँ पर? वाई को इसका पैसा देना था एक्स को, यानी इस बिल का सम्मान करना था 4 तारीख को, तभी तो वाई ने यहाँ पर साइन किया और ये बिल को एक्सेप्ट किया। जब आपको नहीं करना था समय पे पेमेंट, तो आपने अपना साइन क्यों किया? आपने इस बिल को एक्सेप्ट क्यों किया? एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है कि आपको ऑनर देना चाहिए था 4 मार्च को, आपने ऑनर नहीं दिया, ये हो गया आपका डिसऑनर्ड। ठीक है, अब इसका एंट्री कैसे पास होगा ये सब हम बताते हैं। सबसे पहले 4 मार्च को ये बिल हो गया डिसऑनर्ड, यानी 4 मार्च को इस बिल का पैसा नहीं दिया गया। अब क्या ऑप्शन है? अब यही ऑप्शन है एक्स के पास कि हम इस पे कोर्ट केस करेंगे। तो वाई जो है क्या किया कि 4 मार्च को 2014 को पैसा देने से मना किया। एक्स के पास क्या ऑप्शन है? अब एक्स क्या करेगा? एक्स अब कोर्ट का सहारा लेगा कि हम जो है अब वाई को सबक सिखाएंगे। एक्स क्या किया? इस बिल को साइन करके, ये बिल किसके पास आ जाता है? एक्स यानी सेलर के पास। इस बिल को जो है एक्स एक जगह पे जाता है, कहाँ जाता है? कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट, यहाँ पर सबको मिलता है न्याय। और कोर्ट के बाहर एक कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, जिसे हम कहते हैं, इसको नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक। कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है जो कोर्ट के बाहर बैठा रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नोटरी पब्लिक। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं हम, बस कहानी को समझना है पहले आपको। नोटरी पब्लिक, इसके पास कौन गया? एक्स गया। और एक्स बोलता है इस नोटरी पब्लिक से, हमको यहाँ पे एनपी लिख देते हैं इसके अंदर, नोटरी पब्लिक। इससे कहता है कि देखिए, वाई को पैसा देना था मैच्योरिटी डेट के दिन, लेकिन ये पैसा देने से हमें इनकार करता है। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ वाई के पास चलो, और ये दोनों एक्स और नोटरी पब्लिक दोनों एक साथ किसके पास जाता है? वाई के पास जाता है। और एक्स जो है बोलता है कि एक्स, नोटरी पब्लिक बोलता है कि मेरे सामने अब तुम पैसा मांगो वाई से। मेरे सामने तुम पैसा किससे मांगो? वाई से मांगो। वाई बोलता है, सॉरी, वाई से मांगो पैसा। एक्स बोलता है कि हमें पैसा दो नोटरी पब्लिक के सामने। अगर ये मना कर देता है पैसा देने से, तो फिर यहाँ पर नोटरी पब्लिक अपना मुहर लगा देगा और ये इस बात का सबूत, उसको सबूत जो है, यानी ये जो मना किया है इसको नोट कर लेगा और नोट करेगा और कोर्ट केस की तैयारी करेगा कि भाई हम आप पे कोर्ट केस करेंगे।
तो सबसे पहले ये जो है एक्स किसके पास गया, नोटरी पब्लिक के पास गया, और ये नोटरी पब्लिक को लेकर के किसके पास गया, वाई के पास गया। तो बताइए कि ये बंदा जो सामने बैठा हुआ है क्या ये अपना फी चार्ज नहीं करेगा, ये तो अपना फी लेगा। आप किसी के पास भी जाओगे, वकील के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो एक मिनिमम फी तो चार्ज करता ही है। ठीक है, आप बहुत बीमारी में हो तो डॉक्टर फिर भी तो आपका फ़ी का पैसा तो लेगा ही। उसी तरीके से ये जो नोटरी पब्लिक बैठा हुआ है ये भी अपना फ़ी चार्ज करेगा। अच्छा, नोटरी पब्लिक के पास गया कौन, तो नोटरी पब्लिक के पास सेलर यानी एक्स गया। तो सबसे पहले जो इसका फ़ी पेमेंट करेगा वो कौन पेमेंट करेगा, एक्स। लेकिन बताइए गलती किसका है, वाई का गलती। ये जो भी काम करना पड़ रहा है या जो बिल का डिसऑनर हुआ है वो गलती किसकी है, वाई ने मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं दिया, तो ये सारी गलती उसकी है। तो शुरुआत में इसका फी का पेमेंट, इसका जो फी है इसका पेमेंट कौन करेगा, तो यहां पर एक्स करेगा। और एक्स जो फी का इसका पेमेंट करेगा उसको हम बोलते हैं, फीस का जो पेमेंट करेगा उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। यानी जो फी का एक्स यहां पर किसको पेमेंट करेगा, नोटरी पब्लिक को जो पेमेंट करेगा, एक्स जो पेमेंट करेगा, इसको हम बोलते हैं यहां पे नोटिंग चार्जेस। ठीक है, पहले तो एक्स पेमेंट करेगा लेकिन गलती किसका है, वाई का, तो हम उसको वाई से ही रिकवर करेंगे, यानी वाई ही अल्टीमेटली इस नोटिंग चार्जेस का पैसा देगा। क्लियर है बात। तो यहां पर बिल डिसऑनर्ड हो गया और इसके बाद नोटरी पब्लिक के पास गया, नोटरी पब्लिक अपना नोटिंग चार्जेस लेगा, पहले एक्स पे करेगा, अल्टीमेटली इससे वाई से हम उसको रिकवर करेंगे। तो यहां पर गया, इसके सामने नोटरी पब्लिक और एक्स दोनों गया है, इसके सामने अगर पैसा देने से मना करता है तो फिर यहां पर इसके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कोई कोर्ट केस वगैरह की बात नहीं कर रहा है, बोलता है कि 10 दिन के बाद जो है वाई ने पेमेंट कर दिया। तो जो नोटिंग चार्जेस पहले एक्स ने पे किया है अल्टीमेटली वो वाई को भरना पड़ेगा, और इसे हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। और ये जो कोर्ट के बाहर अपॉइंटेड पर्सन, इसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको कहानी समझ में आ गया। अब इसका हम जर्नल एंट्री आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। चलो, नोटिंग चार्जेस आपको समझ में आया, यही आपका डिफरेंस के बीच में था। नोटिंग चार्जेस जो प्रॉमिसरी नोट और उसके बीच में हम डिफरेंस कर रहे थे, तो ये बात भी वहाँ पे नोटिंग चार्जेस था। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हुआ कि नोटरी पब्लिक कौन होता है और नोटिंग चार्जेस हम किसे कहते हैं। चलो, अब इसका हम यहाँ पर शुरू करते हैं एंट्री। जर्नल ऑफ एक्स की बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड होगा, जर्नल ऑफ वाई। यहाँ पर इतने में अगर हो जाएगा तो ठीक है, बाकी आप सब समझ रहे हो। यहाँ पर लिखते हैं जर्नल ऑफ एक्स, जर्नल ऑफ वाई। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। चलो, तो यहाँ तक आपका कहानी फिलहाल क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब हम जर्नल एंट्री जो है इसका हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर है आपको। चलिए, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं आपका जर्नल। 1 जनवरी को सामान बेचा गया है, किसने बेचा है, एक्स ने वाई को। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। 1 जनवरी 2014 लिख दो, 2014 1 जनवरी क्या क्या हुआ, अब लाइन बाय लाइन हम सारी चीजों को देखेंगे। 1 जनवरी 2014 एक्स ने सामान बेचा वाई को। अभी नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्यों जर्नल एंट्री नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि अभी जो है सामान बेचा जा रहा है, तो पहले हम बेचने का बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सामान को बेचा गया, किसको बेचा गया, वाई को। तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, वाई टू सेल्स। थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इतने दूर में सब कुछ कवर कर लें। तो वाई टू सेल्स कितने का सामान बेचा गया, 20,000 रुपये का सामान बेचा गया। सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये का सामान जो है वो वाई को यहाँ पर बेचा गया, तो वाई टू सेल्स, ये होगा एंट्री। थोड़ा सा ऊपर से करेंगे।
जर्नल ऑफ वाई 2014 फर्स्ट जनवरी। ये एंट्री ये वाला पास करेगा, तो ये क्या करेगा, इसने तो परचेस किया, तो हम लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, एक्स से, तो एक्स यहाँ पे हो गया 20,000। चलो पहला एंट्री बेचने का। अब इसमें से बोलता है कि 50% जो है इमीडिएट पेमेंट मिल गया, इमीडिएट पेमेंट कर दिया। किसने कर दिया, तो यहाँ पर वाई ने इमीडिएट पेमेंट यहाँ पे कर दिया। कितना, 50%, जिस पे डिस्काउंट दिया गया 1 जनवरी। 50% पेमेंट यहाँ पर किसने कर दिया, तो एक्स ने यहाँ पे कर दिया। तो जब पेमेंट किया 50% यानी 10,000, तो इसके पास, एक्स के पास पैसा आया, लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश बढ़ जाएगा। किसने दिया, तो वाई ने, यहाँ पर हम लिखते हैं वाई। क्रेडिट द गिवर कौन है, वाई है। वाई को देना कितना था, वाई को देना कितना था, तो 20,000 का 50% होता है 10,000। तो वाई के सामने कितना लिखिएगा, 10,000, यही अमाउंट देना था। लेकिन क्या दिया वाई ने 10,000, नहीं। यहाँ पर 200 रुपये का क्या हो गया, एक्स ने वाई को यहाँ पर कैश डिस्काउंट दे दिया। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सेलर के लिए, एक्स के लिए जो डिस्काउंट अलाउ किया गया, यहाँ पर वाई को वो एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने डेबिट कर दिया। कितना है, 10,000 का 2%, 200 रुपये। तो बताइए कि एक्स के पास, सेलर के पास कितना अमाउंट आया, 9,800। यही आया आपका अमाउंट। कोई इसमें दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हम नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, अभी तो हमने बिल की कोई बात ही नहीं की, अभी तो हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अब जो है ये क्या एंट्री पास करेगा, 1 जनवरी को एक्स को पेमेंट किया गया, एक्स अकाउंट डेबिट, और इसके अकाउंट से पैसा जाएगा तो कैश, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से पैसा जाएगा यहाँ पर। और इसके लिए जो नुकसान है, इसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे ये क्रेडिट करेगा। देखिए कितना यहाँ पर जो है डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट तो यहाँ पर 200 रुपये का जो डिस्काउंट अलाउड है उसके लिए जो वहाँ पर एक्सपेंस है, इसके लिए तो फ़ायदा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, 200 रुपीज़, उसके लिए फ़ायदा, इसके लिए आपका एक्सपेंस, और इसके लिए इनकम या गेन कह सकते हो, इसके लिए फ़ायदा है। तो इसने क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 200 रुपये से इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट रूल से। पैसा कितना आया इसके पास, 9,800 रुपया। तो इसने कितना पेमेंट किया, 9,800। जितना ये पेमेंट करेगा उतना ही तो उसके पास जाएगा, डेबिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स को कितना पेमेंट किया, एक्स के सामने कितना लिखेंगे, 10,000 रुपीज़, ये पेमेंट हो गया। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री था जो मैंने आपको बताया। अब आएंगे बिल पर। चलो अब आते हैं हम बिल पर। ये तो हो गया कि जो 10,000 रुपये पे कर दिया उसका एंट्री। अब एंट्री किसका होगा, अब इसका एंट्री होगा, बिल ड्रॉ किया जाएगा। किसका, तो 10,000 रुपये का हो गया है, 10,000 रुपये जो रिमेनिंग बचा, अब ये वाला बिल यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। कब, तो 1 जनवरी को यहाँ पे बिल ड्रॉ होता है। जैसे ही बिल ड्रॉ किया जाएगा, इसके लिए एसेट हो जाएगा सेलर के लिए, तो BR बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इसका पैसा कौन देगा, वाई देगा। तो वाई अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर, यही है आपका। कितने का, 10,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ हो गया। बिल ड्रॉ हो गया ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बिल ड्रॉ करिएगा तभी तो जाकर के आपका क्या होगा, डिसऑनर्ड वगैरह कुछ होगा। तो सबसे पहले तो बिल ड्रॉ करी जाएगा। अभी कितना तारीख आज, 1 जनवरी, बिल ड्रॉ करता है। अभी डिसऑनर्ड भूल जाना है, पहले बिल ड्रॉ करना है। यहाँ पर 1 जनवरी बिल ड्रॉ हो जाएगा। इसके लिए लायबिलिटी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना है एक्स को, एक्स अकाउंट यहाँ पे 10,000 का। इसका लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से, ये तो आप बात जान रहे हो। बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए एसेट, और देगा इसका पैसा वाई, और वाई को यहाँ पर डेबिट द रिसीवर है, और इसके लिए लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ गया है। ये बिल ड्रॉ किया गया, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पास करेगा। इस तारीख को ये जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पास करेगा।
अब आता है तारीख। अब वेट करना है किसको, एक्स भी वेट करेगा और वाई भी वेट करेगा। कब का वेट करेगा, मैच्योरिटी डेट का वेट करेगा। इसी दिन पैसा देना है 4 तारीख को। आया 4 मार्च 2014 का दिन, लिखो यहाँ पर। अभी यह वेट किया गया है, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया गया है। अब धीरे धीरे जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च हुआ और आया तारीख 4 मार्च। यहाँ लिखो 4 मार्च, 4 मार्च। अब ये तो यहाँ पर पैसा सोचा कि हमको मिल ही जाएगा और इसका पेमेंट हमको यहाँ पर वाई कर देगा। अगर वाई पेमेंट कर देता, नियमतः पेमेंट कर देता, तो 4 मार्च को हम एंट्री क्या बनाते हैं पहले वो देखेंगे हम। इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 बिल्स इसके पास से एसेट कम हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। जब अगर डिसऑनर नहीं होता तब का हम केस पहले आपको बता रहे हैं। और ये क्या करता, 4 मार्च को क्या करता है यहाँ पर, ये इसका लायबिलिटी कम हो जाता है, ये करता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पर इसका बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे 10,000 रुपीज़। जब सब कुछ सही होता, 4 मार्च को पेमेंट होता, तो ये एंट्री हम बनाते। लेकिन 4 मार्च को वाई ने पैसा नहीं दिया और यहाँ पर बिल हो गया डिसऑनर्ड, तो ये एंट्री तो पास नहीं होगा, क्योंकि ये तो पैसा आता तो होता, पैसा आया कहाँ, तो ये एंट्री नहीं होगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख को क्या होगा ये हम बताते हैं। इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। ये जो बिल बनाया गया था, इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। डिसऑनर्ड का हम यहां पर अब एंट्री कर रहे हैं। यहां पे आप इसे डिसऑनर्ड बोलो या आप इसे कैंसिल बोलो, यहां पर एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं। क्यों, अभी रीजन भी बताएंगे। वाई को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर y जो आपका गिवर था यहाँ पे, इसको हम डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को जो कि डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये काम हमने किया। बिल बनाया था गया था यहाँ पर और इसको रिवर्स कर दिया गया। आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 का मतलब बिल को कैंसिल कर दिया गया, डिसऑनर्ड हो गया। मतलब आपने ये काम किया था कि बिल का पैसा देगा, अब ये काम हुआ नहीं तो इस बिल को एक तरह से कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं, डिसऑनर्ड हो गया वो बिल। तो देखिए इन दोनों एंट्री को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो, पहले लिखो BR, ये वाला BR अकाउंट, और ये लिखो 2Y अकाउंट, यही है। अब कितना से, 10,000 से, 10,000 से इसको करो। Y अकाउंट डेबिट है, Y को डेबिट करो यहाँ पे, और 2 यहाँ पे BR, ये डिसऑनर्ड वाला है अकाउंट, कितना, 10,000 से। तो BR से BR कट जाएगा, Y से Y कट जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या हुआ, 0। तो 0 का यह मतलब हो गया कि अभी भी यहाँ पर Y को 10,000 रुपये देना है X को, क्योंकि इसको जो देना था वो तो दिया नहीं, और दिया नहीं तो इससे हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, डिसऑनर्ड कर दिए, मतलब इसको फिर से हम 0 कर दिए, मतलब ये फिर से मेरा डेटर बन गया। मतलब इतना पैसा जो 10,000 रुपये है फिर से देना पड़ेगा वाई को। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको उल्टा कर दिए, मतलब हम इस वाले इफेक्ट को क्या कर दिए, 0 कर दिए। 0 कर दिए, क्यों 0 कर दिए, क्योंकि भाई पैसा देना था, नहीं आया, तो ये बिल को हमको कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम एक तरह से उसको कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे Y to BR, कितना से, 1 मिनट, इसमें और भी कुछ जोड़ेंगे। तो ये हो गया पहले कैंसिल, ये बात आपको समझ में आया, ठीक है, बिल तो कैंसिल हो गया, ये हो गया बिल कैंसिल। कैंसिल बोल हो गया या डिसऑनर्ड हो गया, आप यहाँ पर डिसऑनर्ड वर्ड इस्तेमाल करो, कैंसिल भी आप इसको बोल सकते हैं। बिल को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। बिल था कितने का बच्चा, बिल था 10,000 का, तो इसके सामने लिख दो 10,000, इतना ही का बिल था। वाई को पहले मैंने फिर से डेबिट करके डेटर बनाया है यहाँ कि हमको ये पैसा देगा। कितना पैसा देगा, क्या 10,000 के सामने लिख दे, ना 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 ना, 10,000 मत लिखना यहाँ पर। क्यों नहीं लिखोगे 10,000, क्योंकि अब क्या किया कि ये जो एक्स था ये गया नोटरी पब्लिक के पास, क्योंकि बिल यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया है, ये वाला नोटरी पब्लिक के पास गया, और नोटरी पब्लिक दोनों साथ में मिलकर के किसके पास गया, वाई के पास गया। तो सबसे पहले जो डिसऑनर्ड का है यहाँ पर, इसको फी पेमेंट किया गया। सबसे पहले फी का पेमेंट कौन किया, जो नोटरी पब्लिक के पास गया वही तो सबसे पहले यहाँ पर फी का पेमेंट करेगा ना। तो बताइए कि एक्स गया था, यानी सेलर गया था यहाँ पर नोटरी पब्लिक के पास, और नोटिंग चार्जेस देखो आपको बुक में दिया हुआ है कितना,
100 रुपया आपका गिवन है, यानी कि यहाँ पर 100 रुपया जो है वो नोटिंग चार्जेस दिया एक्स ने किसको, यहाँ पर नोटरी पब्लिक को। तो यहाँ पर बिल था 10,200 का। अगर हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे तो मतलब y को 10,000 से हमने डेटर बनाया, यानी y 10,000 रुपये हमको देगा। लेकिन 10,000 रुपये क्यों देगा, ये नोटरी पब्लिक का फी जो पहले x पे कर रहा है, अल्टीमेटली वो गलती किसका था, y का, तो y को पेमेंट करना पड़ेगा। तो y को डेटर हम 10,000 से नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बताइए कि x ने कैश पेमेंट किया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, x के पॉकेट से कितना पैसा चला गया, पीएल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट कितना गया, 100 रुपया। यही आपका नोटिंग चार्जेस है जो x ने नोटरी पब्लिक को पे किया पहले, लेकिन ये पैसा अल्टीमेटली y से हमको रिकवर करना है। तो यहां पर कैश दे दिया, इसको आप लिख लीजिए नोटिंग, ये है आपका चार्जेस, ये पे किया पहले x ने नोटरी पब्लिक को। तो बताइए कि y से हम कितना रिकवर करेंगे, y से 10,000 नहीं, बल्कि ये कैश जो x ने पेमेंट किया है अभी, अल्टीमेटली y को डेटर बनाएंगे 10,100 से, मतलब y से जो हम रिकवर करेंगे अब पैसा, वो इस नोटिंग चार्ज का पैसा भी हम y से लेंगे, इसलिए y के सामने हमने 10,100 रुपये लिखा। बिल का पैसा तो लेंगे, लेकिन ये वाला जो नोटिंग चार्जेस अभी x ने पे किया है, अल्टीमेटली हम इसको y से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। एकदम क्लियर है बात, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसने पैसा पे कर दिया, वो सेम चीज का अब यहां पर बायर जो है यानी y जो है वो 4 मार्च को क्या एंट्री करेगा। चलो सबसे पहले ये भी एंट्री को कैंसिल करेगा, क्योंकि x था यहां पर, इसको पैसा देना था, दिया नहीं पैसा, यहाँ पर एंट्री को कैंसिल करेगा। यहाँ पे लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा यहाँ पर, x, यही लिखेगा, x के सामने ये लिखेगा। अच्छा, बिल कितने का कैंसिल किया गया, जैसे ये कैंसिल किया था ये भी अपने आप को कैंसिल करेगा कि भाई हमको जो है पे करना था, हमने पे नहीं किया। तो देखो बिल्स पेबल से क्रेडिट है डेबिट है, दोनों कट जाएगा, x से x कट जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, 0 करके दिखा देते हैं। x टू BP, यहाँ पर 10,000 ऊपर वाला पहले, और यहाँ पे 10,000, फिर BP 10,000, और ये x टू यहाँ पर हो गया 2 साइड में 10,000, x से x कट गया, BP से BP कट गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, 0। तो इसने भी एंट्री को क्या किया, कैंसिल किया, ठीक है। दोनों काम हुआ यहाँ पे। अब x को कितना पैसा पे करना है, y को कितना पैसा पे करना है, 10,100। तो x जो है कितना पैसा यहाँ पे रिसीव करेगा, यानी कितना पैसा जो है यहाँ पर देना है x को। लायबिलिटी कितने का बढ़ गया, y का, तो कितने का बढ़ गया, सबसे पहले बिल का पैसा कितना है, 10,000 बिल का पैसा है, और ये जो पैसा x ने सेलर ने यहाँ पे किया, ये अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर y को यहाँ पे करना पड़ेगा। इसलिए y के लिए ये डेबिट, नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे 100 रुपये इसके लिए डेबिट करना होगा। नाम क्या जाएगा, कौन पे करेगा, नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली ये पे करेगा, तो इसको हम नाम देंगे क्या, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। इसके लिए नोटिंग चार्जेस, मतलब ये नोटिंग चार्जेस हम y में क्यों लिखे, क्योंकि y अल्टीमेटली इसका पेमेंट करेगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। यही 100 रुपया, ये 100 रुपया है, याद रखिएगा। पहले x ने दिया, लेकिन हम किससे रिकवर करेंगे, यहाँ पर हम y से इस पैसे को लेंगे। एकदम क्लियर है ये बात। अच्छा, तो अब x के सामने हम कितना लिखेंगे, यानी क्रेडिटर जो है x को हमने यहाँ क्रेडिटर बना दिया है, कितना पैसा अल्टीमेटली y जो है अपने क्रेडिटर यानी x को देगा। तो यहाँ पर कितना देगा, 10,000 और प्लस 100 नोटिंग चार्जेस का, दोनों को जोड़ देंगे तो 10,100 रुपया पेमेंट करेगा। तो बताइए y 10,100 पेमेंट करेगा, तो x कितना रिसीव करेगा, 10,100 नोटिंग चार्जेस के साथ। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये हो गया एंट्री कैंसिल, इसने पैसा नोटिंग चार्जेस का पे किया, इसके लिए ये चीज़ एक्सपेंस हो गया, नोटिंग चार्जेस को इसने डेबिट किया।
तो एक तरीके से देखोगे तो एंट्री कैंसिल भी हुआ और यहाँ पर ये इसने पैसा नोटरी पब्लिक को पेमेंट किया और ये अल्टीमेटली वाई से रिकवर किया, तभी ये जो है डेटर बना 10,100 से और ये क्रेडिटर बन गया 10,100 से। देखो पूरा का पूरा पैसा 10,100 वाई को देना पड़ेगा और ये कितना रिसीव करेगा 10,100 रुपये रिसीव करेगा, इसलिए वाई के सामने 10,100 लिखे हमने और एक्स के सामने 10,100 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अगला आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो डिसऑनर्ड हो गया, क्या कोर्ट केस वगैरह हुआ है, अगर कोर्ट केस होगा तो फिर कोर्ट में मामला जाएगा, उससे हम लोगों का मतलब है। तो इसके बाद लिखता है कि वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स, यानी एक्स को जो देना बाकी है, एक्स को कितना देना बाकी है 10,100 यहाँ पर देना बाकी है, ड्यू टू एक्स यानी एक्स के लिए जो बकाया है वो कब पे कर दे रहा है, बाय चेक आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद जो है वो पेमेंट यहाँ पर कर दे रहा है। तो चलो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जगह लेकर के हम इसको भी बताते हैं। देखिए पेमेंट कर रहा है 4 तारीख के बाद, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि कोर्ट केस वगैरह हुआ या नहीं, खाली ये बात हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद वाई ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो 10 दिन के बाद कितना होगा 14 मार्च, 4 तारीख के बाद 10 दिन जोड़ोगे तो क्या होगा 14 मार्च, इस दिन पेमेंट कर दे रहा है। बस इतना ही कहा, तो पेमेंट कर दे रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ बाकी बात नहीं कर रहा। तो पेमेंट करेगा तो चेक के थ्रू पेमेंट करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और पैसा कौन दे रहा है, गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर, ये दे रहा है क्रेडिट द गिवर। तो एक्स का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितना से 10,100, जितना देना था उतना दे दिया इसने 10,100, यहाँ पर लिखेंगे 10,100, 10 दिन के बाद पेमेंट हो गया 10,100 रुपये। हुआ या नहीं पेमेंट बताइए, हो गया पेमेंट, इसके पास पैसा आ गया 14 मार्च को। अब क्या हुआ कि इसने जो है वो पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, तो लिखो यहाँ पे 14 मार्च पेमेंट किया, तो इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट यहाँ पर कितना पे करेगा 10,100 और कितना से पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर वाई को डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर हो जाएगा 10,100 रुपया, ये हो गया पेमेंट। तो इसका बैंक बैलेंस कम हो गया और एक्स को यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया बस 10 दिन के बाद, यही क्वेश्चन यहाँ पे कहता है। चलो और कुछ इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये बात आपको अब समझ में आई होगी। क्वेश्चन कहता है कि 10 दिन के बाद यहाँ पर पेमेंट कर देगा, तो 14 तारीख को यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और दे कौन रहा है वाई, तो वाई अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर क्या है डेबिट द रिसीवर और बैंक से इसने पेमेंट कर दिया, तो ये एंट्री होगा। देखो कितना पेमेंट किया वाई ने 10,100, यानी नोटिंग चार्जेस के साथ, बिल का पैसा नोटिंग चार्जेस के साथ यहाँ पर जो है वो पेमेंट किया गया। तो देखिए इसके अकाउंट से कितना पैसा कट गया 10,100 रुपये निकल गया। एकदम क्लियर है बात, यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। एंट्री को रटना मत, आप एंट्री को समझ करके घर पे बनाना। ये हो गया आपका डिसऑनर्ड का केस। अब डिसऑनर्ड का केस आगे आएगा तो बस आप एक बात ध्यान रखना कि इस एंट्री को जो है रिवर्स कर दिया जाएगा, इस एंट्री को कैंसिल किया जाएगा, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे उसको एंट्री को रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो आपका है टॉपिक वो है रिन्यूअल्स ऑफ बिल, यानी जो बिल बनाया गया है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या कहता है एक्स कहेगा, सेम चीज़ सेम सिचुएशन, रिन्यूअल्स ऑफ बिल अगला जो टॉपिक है आपका उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल बनाया गया है ये डिसऑनर्ड हो गया और वाई जो है रिक्वेस्ट करता है कि भैया एक काम करिए, एक्स को बोलता है कि बिल को आप जो है ना कैंसिल करके अगला डेट दे दीजिए हमको और एक नया बिल बना दीजिए, तो उसको हम बोलेंगे रिन्यूअल्स ऑफ बिल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 4 मार्च को ड्यू डेट है, बोलेगा 2 महीने के बाद हमको नया बिल बना दीजिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो होगा क्योंकि ये बिल का पैसा अल्टीमेटली वाई ने नहीं दिया है। तो 2 महीने के बाद अगर नया डेट इस बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाया जाएगा तो इंटरेस्ट भी एक्स लेगा, जितना दिन के बाद या जितने मंथ के बाद वो बनाएगा बिल का जो अगला डेट रखेगा उतने दिन का इंटरेस्ट भी एक्स यहाँ पे लेगा और वाई को देना होगा, ठीक है बात यहाँ पर। तो इस तरीके से सारा काम यहाँ पे किया जाता है। फिलहाल आपको अभी डिसऑनर्ड वाले केस को देखना है, इसको समझना है, कुछ है नहीं इसमें, रिवर्स करके एंट्री को काटना है और नोटिंग चार्जेस यहाँ पे करना है। मैंने आपको कहानी भी समझाया, साथ ही साथ क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने आपको बताया। यही तरीका है आपका सॉल्व करने का क्वेश्चन को। और जो भी आप, एक मिनट यहाँ पे आप देखो कट गया था थोड़ा सा, तो जो भी यहाँ पर आप करोगे, ये काम जो कर रहे हो आप, ये अपने तरीके से करना,
जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे बिना देखे हुए ये सारा काम आप करोगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।